Hello students, this is Nisha Agrawal, your maths teacher. Welcome back in Learn with Alice classes. So, अब आपके सामने मैं लाई हूँ एक्सरसाइज 12.1 क्योंकि हम अलजेब्रा की थ्योरी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. सो आई एम होपिंग आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आए होंगे. अब मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी क्लास में. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करे, ठीक है? ओके. सो हम सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चनों का की रूल क्या है? की रूल इज कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. ओके, रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, यानी कि हमें सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे. ठीक है, अब इसने क्या बोला? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसका मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड इज हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स की मदद से. ठीक है. सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. अच्छा, मैं इसमें पूछूं आपसे वेरिएबल क्या क्या है तो आप फट से बता दोगे. इसमें z और y जो है दो वेरिएबल हैं. मैं पूछूं ऑपरेशन कौन सा है तो आप फट से बता दोगे इसमें ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का. तो हमें तीनों चीज़ पता चल गई. अब हम जैसे जैसे ये कहेगा वैसे वैसे करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट किसको करना है? z को फ्रॉम y. तो आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस z. अब क्या कह रहा है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ x एंड y. वेरिएबल क्या क्या है इसमें? x है और y है. तो वेरिएबल्स मिल गए. ऑपरेशन क्या होगा इसमें? समीशन, है ना. लेकिन 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y. तो x एंड y का नंबर का सम कर दिया. उसके बाद कह रहा है समीशन को हाफ कर दो. बस डिवीजन भी एक ऑपरेटर हो गया. द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. तो नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ तो कितना हो गया? z स्क्वायर. क्योंकि when base is same the powers would be added in multiplication. ठीक है, तो बेस सेम था. बेस क्या था? z और पावर क्या हो गई? 2. पावर क्या होती है? ये. बेस क्या होता है? ये. 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q. प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या हो गया? प्रोडक्ट. p और q क्या हो गए? वेरिएबल. और इसका क्या करना है हमको? 1/4. नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड. तो क्या करना है? एडेड क्या हो गया? ऑपरेशन. और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नंबर 5 एडेड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n. तो प्रोडक्ट करना है किसका? पहले m n का कर दिया, फिर उसमें क्या करना है? 5 ऐड करना है. ठीक है, हो गया. क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि दो बोथ आर अनलाइक टर्म्स. अच्छा, अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सब. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. यानी कि फ्रॉम 10 में से हमको क्या करना है? इनका प्रोडक्ट माइनस करना है. वेरी गुड. सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. यानी कि इनका प्रोडक्ट करा और इनको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? सम को. तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई? ए बी माइनस ए माइनस बी क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने जो सिंपल इक्वेशन का चैप्टर किया था उसमें भी ऐसे ही इक्वेशंस बनाई थी. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स. क्या चीज़ पूछी है इसने? हम और डार्क कर देते हैं इसको. टर्म्स पूछी है, उनके फैक्टर्स पूछे हैं. किसके अंदर? इस एक्सप्रेशन में. और वो हमें कैसे बतानी है? शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम. और ट्री डायग्राम के हम डिस्कस करा था, बिल्कुल करा था. फिर से कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक्सप्रेशन है कि कौन सा है? x माइनस 3. दिस इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? टर्म्स. एक टर्म x है, एक टर्म है -3. तो ये क्या हो गई? टर्म्स. तो टर्म 1 क्या हो गई? x. टर्म 2 क्या हो गई? -3. अब बात करते हैं फैक्टर्स की. ठीक है, तो x और -3 कांस्टेंट हो गया. इसमें एक x वेरिएबल हो गया और फैक्टर्स हो गए 1, x. अब ऐसे ही दूसरा इसका पार्ट. तो एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका? 1 + x स्क्वायर. टर्म्स क्या हो गई इसके? 1x और x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म्स तो ये हो गई. ये दो वेरिएबल टर्म्स हो गई. तो हम बात करें फैक्टर की. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सी वाला देखें जरा. एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y माइनस वाई क्यूब. टर्म्स क्या हो जाएंगी इसमें? y और माइनस वाई क्यूब, है ना.
और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके y, 1 और इसके y और -1। ठीक है, अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। 5xy² प्लस 7x²y, ये क्या हो गया एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या हो गई इसमें 5xy² प्लस 7x²y, और फैक्टर्स क्या हो गए 5xy, इसके क्या फैक्टर हो गए 7xxy। ठीक है, अब ई पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। क्या रहा है -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। ट्री डायग्राम बनाएंगे तो टर्म्स, फिर टर्म्स क्या हो जाएंगी -ab 2b² और -3a², ये क्या हो गई टर्म्स। अब बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे -1a एंड b, इसमें क्या हो जाएगा 2b एंड b, इसमें क्या हो जाएगा -3a एंड a। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन है, कैसे निकालना है टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने हैं। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हो गई -4x और 5, और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके -4x। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये -4x प्लस 5y है, तो क्या क्या इसके टर्म्स हो गई -4x और 5y, और इसकी जो फैक्टर्स है वो क्या हो गए -4, इसके क्या हो गए 5, y। ये क्या है 5y प्लस 3y², इसमें क्या हो गया 5y एक टर्म, 3y² एक टर्म, फैक्टर 5, इसके फैक्टर 3y² के 3, y, क्लियर। अब मैं डी वाला पार्ट बता रही हूँ। तो ये एक टर्म, ये टर्म 1, ये टर्म 2, तो टर्म 1 के फैक्टर्स क्या हो गए x, y, और टर्म 2 के फैक्टर क्या हो गए 2, x, y, और e के क्या फैक्टर्स हो गए, इसमें कितनी टर्म है टर्म 1 और टर्म 2, इसके फैक्टर p, q, और इसके फैक्टर q, 1, इसके फैक्टर 1.2, a, b, इसके फैक्टर -2.4, b, इसके फैक्टर 3.6, a, और टर्म्स कितनी है इसमें 1, 2, 3। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जी पार्ट। कितनी टर्म्स है इसमें टर्म 1 और टर्म 2, और फैक्टर क्या होंगे इस टर्म 1 के 3/4, x, और टर्म 2 के फैक्टर 1/4। इसमें भी दो टर्म है टर्म 1 और टर्म 2, फैक्टर्स 0.1 p, p, और इसके 0.2 q, q। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, हमारे पास कितने क्वेश्चन है इसमें 7, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। हमें क्या निकालने, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने अदर देन द कांस्टेंट्स। अच्छा, ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स वो होते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हो, जिनके अंदर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होती है, उनको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्सप्रेशन देखो, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 2, टर्म 1 और टर्म 2, और टर्म 1 क्या है कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। क्यों, अच्छा आप में से कोई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ये भी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी तो आ रहा है 3 तो कांस्टेंट है, लेकिन ठीक है 3 कांस्टेंट है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ये जो t है ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है ना, तो हमको वो कांस्टेंट टर्म नहीं मानेंगे जिसमें कोई साथ में वेरिएबल आ जाए, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म वही होती है जहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, नंबर हो। तो इसने बोला अदर देन द कांस्टेंट, यानी हमें उसका कोफिशिएंट नहीं बताना जो कांस्टेंट है, तो हम इसका कोफिशिएंट नहीं बताएंगे, वी विल ओमिट दिस। ओके, तो हम लेंगे -3t²। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है t², और t² का कोफिशिएंट क्या है -3। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। ये क्या है 1 प्लस t, कितनी टर्म्स है 4, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, और ये है टर्म 4। ठीक है, तो इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब बचती है हमारा टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, तो टर्म 2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, जो दिखाई नहीं देता उसका क्या 1, इसका t² का 1, t³ का भी 1। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, x प्लस 2xy प्लस 3y, इसमें क्या कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसका मतलब टर्म 1 का भी कोई कोफिशिएंट निकलेगा, टर्म 2 का भी निकलेगा, और टर्म 3 का भी निकलेगा। ठीक है, तो अब टर्म 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है xy,
तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है वाई, और वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 100m है और ये 100n है, 1010 है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है m, यहाँ क्या है n, तो इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 100। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना रहेगा इसको, ठीक है। तो हम 5 वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। सो फॉर टर्म 1 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। सो द कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और फॉर टर्म 2 7pq, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है pq और इसमें क्या था p स्क्वायर q स्क्वायर, इसलिए -1 हो गया और ये 7 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 1.2 है, 0.8 भी, इसमें क्या हो गया 1.2, इसमें 0.8, इसमें 3.14, इसमें क्या हो जाएगा, कितने वेरिएबल हैं 2, तो पहली टर्म का क्या हो जाएगा, इसको खोलें तो 2l + 2b, तो पहले का 2 दूसरे का भी 2, इसमें भी ऐसे 0.1 0.01, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमें वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी जिसमें x है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी है। अच्छा कितनी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, 2। पहली बात ये क्या है, पूरा रीड करें तो एक एक्सप्रेशन, कितनी टर्म है 2, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 2 में x है, ठीक है, पुट कर लिया। अब क्या कह रहा है, गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका कोफिशिएंट बताना है, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें कितनी टर्म है 2, 13y² - 8yx। अब हमें कौन सी टर्म पिक करनी है जिसमें x है, कौन सी में, इसमें, ठीक है। तो पूछा क्या x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -8y, माइनस को नहीं छोड़ना, चीफ गेस्ट है। कितनी टर्म है 1 2 3, कौन सी टर्म पिक करनी है जिसमें x है, कोफिशिएंट 1, जो दिखाई नहीं देता वो 1, और 0 से जो भी टकराता है वो 0 बन जाता है। कितनी टर्म है 1 2 3, ठीक है। कौन सी टर्म उठानी है जिसमें x है, x किस में है, थर्ड टर्म में, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा z। कितनी टर्म है 3, कौन सी टर्म्स उठानी है जिसमें x है, तो ये है, इसमें भी है और टर्म 3 में भी है, इसमें इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा y। x किस में है वो टर्म उठानी है, कितनी टर्म है 2, तो ये उठा लिया, तो 12y² इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये x, ये 2 टर्म है, कौन सी उठानी जिसमें x है, तो ये भी उठेगी ये भी उठेगी, इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y² और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। समझ में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y² एंड द कोफिशिएंट ऑफ y²। अगर y दिया होगा तो आप नहीं उठाओगे, y² इज अ डिफरेंट वेरिएबल, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अच्छा कितनी टर्म्स है 2, ये टर्म कैसी है कांस्टेंट, और ये कैसी है y² है, तो इसने हमसे पूछा कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -x। कैसी टर्म है 2, y इज 5y² और 7x, ठीक है। तो वो टर्म उठानी है जिसमें y² है, तो क्या इसमें है कोफिशिएंट 5, खत्म। अब हमें क्या करना है, कौन सी, इसमें देखो कितनी टर्म है 3, अब कौन सी टर्म देखनी जिसमें y² है, तो क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे। कुछ बच्चे गलती करेंगे, y देख के इसको पिक कर लेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये y है, y² नहीं है। इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, है ना। अब देखो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -15x और इसका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लासीफाई द मोनोमियल बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो जैसे ये कितने, अच्छा मोनोमियल बताने के लिए क्या होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए, बायनोमियल में दोनों टर्म्स अनलाइक होनी चाहिए, तो क्या दोनों अनलाइक है, हाँ जी है, तो ये क्या हो गया बायनोमियल। ये कैसी हो गई ट्राइनोमियल, क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स हैं और तीनों अनलाइक हैं। यह क्या हो गया ट्राइनोमियल, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, ये क्या हो गया मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है। ये क्या हो गया बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है अलग अलग हैं। ये क्या हो गया बाइनोमियल, 2 टर्म है अलग अलग हैं। ये क्या हो गया x + y - xy ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म है। ये क्या हो गया 4p² 4pq² बाइनोमियल, क्यों 2 टर्म है अलग अलग है। ये z² + z, ये ऐसा नहीं है कि z³ हो गया, ये भी अलग है, ये अलग है, z अलग है, z² अलग है, क्या हो गया बाइनोमियल। 100 मोनोमियल, 7m मोनोमियल, क्यों, क्योंकि एक टर्म है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ लाइक और अनलाइक। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे देखी जाती है? लाइक टर्म्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हुआ करते हैं। तो ये और ये लाइक है, अनलाइक है। लाइक है क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये लाइक हो गई। ये एक्स वाई और वाई एक्स, मल्टीप्लीकेशन के केस में मैंने बताया था आप एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो एक ही बात है, तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं? लाइक है। अच्छा, अब हमें जब लाइक और अनलाइक निकालते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कोफिशिएंट्स को। तो इसका कोफिशिएंट है एक्स का -7, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है 5/2, पर ये आपस में क्या है? लाइक। अच्छा, बात करें एम स्क्वायर पी एम पी स्क्वायर, ये क्या सेम है? इसमें एम की डिग्री है 2, यानी कि एम की पावर है 2 और इसमें एम की पावर है 1, तो क्या इक्वल है? नहीं। तो ये कैसी हो गई? अनलाइक टर्म्स। इसमें वेरिएबल है एक्स, इसमें है वेरिएबल वाई, कैसी? अनलाइक है। इसमें वेरिएबल एक्स जेड है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें जेड की और 1 जेड की और 2, तो कैसी हो गई? अनलाइक। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके लाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब काफ़ी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप खुद इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना, उसके बाद आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।